हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारे ग्रामर के नए टॉपिक वॉइस के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके स्कूल लेवल से लेके और आपके कम्पिटिटिव लेवल तक, यानी हर कंपटीशन एग्जाम में भी ये यूज में लिया जाता है। इसके अलावा आपकी बोर्ड क्लासेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो पहले पार्ट में हम कवर करेंगे आपके स्कूल लेवल का, यानी आपके बोर्ड एग्जाम तक का, और दूसरे लेवल में हम कवर करेंगे आपके कम्पिटिटिव लेवल का। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस का मतलब होता है कोई वाच्य या कथन, यानी मैंने आपको बताया कि कोई कही गई बात। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वॉइस टेल्स अस, वॉइस हमें बताता है कि वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग एक्शन, कि जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। तो अगर वो काम हो रहा है तो दैट मीन वो एक्टिव वॉइस है। तो जो आपके टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। या फिर रिसीविंग द एक्शन, या फिर वो एक्शन रिसीव कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपका क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो यानी जब मैं बात करता हूँ वॉइस के दोनों टाइप्स की, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य। तो उसके देखिए हिंदी का इसका अर्थ होता है कृतवाच्य, यानी जिसमें कर्ता काम करे। तो जनरली ये बताया जाता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो, एक्टिव हो, यानी काम कौन करे, सब्जेक्ट करे। तो आपने ये पढ़ा ही है सेंटेंस फॉर्मेशन में कि वाक्य को बनाने के लिए जनरली तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हमारे इस टॉपिक में सिर्फ ये तीन चीजों को हमें ध्यान देना है। बाकी सेंटेंस में जो भी चीजें बच जाती है उनको हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो राम राइट्स ए लेटर। यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ है कि राम एक पत्र लिखता है। तो इसमें देखिए राम काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। अगर मैं साथ में इसमें यहाँ पे टाइम और जोड़ देता हूँ कि राम राइट्स ए लेटर नाउ, राम अभी एक पत्र लिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की, कि जब वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव न हो, पैसिव वॉइस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। जब वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव न हो और मुख्य प्रभाव क्रिया पर पड़े, यानी कार्य पे जोर दिया जाए, और ऑब्जेक्ट के द्वारा काम करना बताया जाए। यानी एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या एक्टिव होता है, आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। जैसे हमने लिखा था कि राम राइट्स ए लेटर नाउ। अब इसी सेंटेंस को जब मैं चेंज करके लिखता हूँ पैसिव वॉइस में, तो मैंने लिखा, हमने देखिए पहला यूज क्या लिया कि जो ए लेटर था उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो पहला आपका रूल हो गया ये कि हमेशा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। दूसरा रूल जो होता है वो आपकी जो वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी जिसके साथ एस लगा हुआ था, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, उसको हमने किस में चेंज किया, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी यहाँ पे आपका ये बी की फॉर्म आ जाती है इज एम आर, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरा रूल आपका जो बनता है वो ये होता है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, और पर्टिकुलर कोई ना कोई उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाएगी। तीसरा जो रूल होता है आपका ये आपका कोई विशेष रूल नहीं होता। देखिए जब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो आपके दो ही कॉन्सेप्ट मेन होते हैं, आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट जरूर बनेगा, और आपकी वर्ब जरूर चेंज होगी। जब बात करते हैं हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज में लिए जा सकते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको नगण्य माना जाता है, नॉन अननोन माना जाता है, जिनका कोई महत्व न हो, जैसे समवन, सम पीपल, समवन, पीपल या वन, ऐसे कुछ वर्ड, चिल्ड्रन वगैरह, दे, वी, ऐसे वर्ड होते हैं, इनको हम चाहे तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज में नहीं लेते। तो अभी बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। जैसे राम है तो कोई नाम दिया गया होगा तो हम उसको यूज में लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब को चेंज किया अकॉर्डिंग टू टेंस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने से हम पहले क्या यूज में ले लेते हैं, बाय यूज में ले लेते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस बना था कि ये लेटर इज रिटन बाय राम। तो पर्टिकुलर हम जब बात करें स्ट्रक्चर की या रूल्स की, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तीन ही बेसिक रूल होते हैं आपके। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, वर्ब को चेंज किया जाता है, और सब्जेक्ट अगर आपका प्रॉपर नाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। तो देखिए जब मैंने ये लिखा राम राइट्स ए लेटर नाउ, तो इसका मतलब था कि राम अभी या अब एक पत्र लिखता है। लेकिन जब मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया, ए लेटर इज रिटन बाय राम, मैंने वो नाउ बाद में ऐड किया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस कि ये लेटर इज रिटन बाय राम नाउ, कि एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। तो यहाँ पे जब देखिए मैंने लेटर को सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे अब क्या आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। रिटर्न मैंने आपको बताया कि वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाया, बाय राम किया, तो यहाँ पे राम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
और ये जो मैंने बताया कि बाकी आपका कोई भी वर्ड हो, आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस का हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। तो जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? राम, तो राम काम कर रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लेटर, लेटर इज रिटन बाय राम। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा आपका, हमने सब्जेक्ट क्या लिया? ए लेटर, एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है राम है और राम के द्वारा काम किया जा रहा है। तो यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में आपका क्या करता है? ऑब्जेक्ट काम करता है। मेन फोकस किस पे होता है? आपका क्रिया पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से डीपली पढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम इसके मेन रूल्स के बारे में। देखिए इसके मेन रूल, अगर रूल्स की बात करें तो इसके 3 ही मेन रूल्स होते हैं। बाकी जो आपके सेंटेंस के टाइप्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इसके रूल्स होते हैं। तो प्रॉपर हम बेसिक रूल्स की बात करें तो आपका जो पहला रूल ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपके सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो तो भी उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट ना हो तो भी उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जिसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला रूल तो ये है आपका कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होता है? मेन वर्ब के बाद होगा। मेन वर्ब के बाद आपका कोई नाउन या प्रनाउन होगा। तो नाउन आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो सकता है और प्रनाउन आपका कोई भी जो आपका पर्सनल प्रनाउन होता है। तो आई, माई, ये जो होते हैं, सॉरी, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इसका मैं भी आपको टेबल बता के बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्टिव केस में कैसे और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? कोई नाउन या प्रनाउन होंगे। आपको पहला रूल क्या है आपका कि ऑब्जेक्ट को उठा के हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो नाउन जब होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो नाउन या सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता। मींस कि अगर राम सब्जेक्ट के तौर पे है तो ऑब्जेक्ट में भी राम रहेगा। राम, अगर क्या नाम है, राम की जगह आपने लिखा चिल्ड्रन है तो सब्जेक्ट में चिल्ड्रन है तो ऑब्जेक्ट में भी चिल्ड्रन ही रहेगा। लेकिन अगर प्रनाउन है तो आपका आई मी में चेंज हो जाता है, तो मी आई में चेंज हो जाता है। उसके बाद वी अस में तो अस वी में। तो ये आपको मैं भी रूल या पैटर्न टेबल आपको लिखवा दूंगा। दूसरा रूल आपका कि वर्ब को हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ पे बी का मतलब हो गया आपका कि इजेमार, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है बी की जगह। इजेमार, वॉज, वर, हैज, बीन, ये चीजें यूज में ली जाती हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा चेंज करनी पड़ती है। तो उसकी मैं टेबल अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब सब्जेक्ट आपका जो शुरुआत में सब्जेक्ट दिया होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाओ और उससे पूर्व बाई जरूर लगाएं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, मैंने आपको बताया कि भाई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जिसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओ या ना बनाओ, ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट की क्वालिटी पे। यदि वो सब्जेक्ट आपका ऐसा वर्ड दिया गया है कि जो अनइम्पोर्टेंट हो, यानी जिसका कोई विशेष महत्व ना हो, हम अगर उसका वाक्य में प्रयोग ना करें तो भी हमारा काम चल जाए, तो उस कंडीशन में आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो आपका 10th लेवल तक का होता है, 12th लेवल, जो स्कूल लेवल तक की जो ग्रामर होती है, वहां पे आपके अनइम्पोर्टेंट वर्ड बहुत कम यूज में लिए जाते हैं। अदरवाइज आपका जो अपन ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या कंपटीशन लेवल की बात करें तो ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे माने जाते हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपका। उसके बाद मैंने कहा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जरूर ध्यान रखें जिनके प्रयोग न करने पर कोई विशेष फर्क न पड़ता हो। यानी कि ऐसे वर्ड्स हों, जैसे मैंने लिखा समवन, तो समवन का मतलब होता है कोई, तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि नोट पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ही होगा। साथ में आपकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, लेकिन याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरी चीज, इसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नरेशन टॉपिक को लेकर पैसिव वॉइस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार वो नरेशन का रूल जो होता है, क्योंकि नरेशन में क्या होता है, आपका टेंस चेंज होता है। नरेशन का मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन पैसिव वॉइस में ध्यान रखिए, टेंस चेंज नहीं होता है, सेंटेंस का भाव चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपकी जो वर्ब होती है वो चेंज होती है। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा। डिपेंड करता है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो कौन सी यूज में ली जाती है। तो अब सारे कॉन्सेप्ट को अपन टेबल के जरिए समझते हैं, देखते हैं। देखिए बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न होता है, आपका सब्जेक्ट होगा, आपका वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी हो सकती है, या पर्टिकुलर सिंपल एक आपकी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म भी वर्ब यूज में ली जा सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या यूज में लेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उठा के ले आएंगे। जो वर्ब होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब होगी तो मेन वर्ब मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी।
और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको हम बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। तो यही 3 रूल है, इन्हीं 3 रूल पे ये टॉपिक टिका हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आ गए हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके, और जो वर्ब होती है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस हमने चेंज कर दिया। लेकिन उससे पहले आपका रूल था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते समय नाउन वर्ड में कोई चेंज नहीं होता है। मैंने बताया कि जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे हमने बोला राम प्लेज फुटबॉल, तो मैं जब इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सेंटेंस आपका चेंज हो जाता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। यानी कि जब मैंने फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाया तो फुटबॉल में कोई चेंज नहीं हुआ, राम को ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने बाय राम लिखा, लेकिन राम के वर्ड में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन बात करते हैं कि यही अगर प्रनाउन हो, यानी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका प्रनाउन हो, तो वो इस प्रकार से चेंज होता। देखिए, जब आपका प्रनाउन जब आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो आई जो होगा वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, मी में, वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में, यू किस में चेंज हो जाएगा, यू में। और ऐसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो मी किस में चेंज होगा, आई में, अस वी में, यू में। ऐसे ही किस में चेंज होगा, हिम में, तो हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में। सी हर में, तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में। ऐसे ही इट किस में चेंज हो जाएगा, इट में। और दे देम में, तो देम में। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए, सी टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाती है। अब यहाँ पे मैंने दोनों जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिया है यूज। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया कि जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या यूज में लेंगे, आई। टीच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस है, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू टेंस जो मैं अभी टेबल आपको समझाने वाला हूँ, तो ये इजेमार वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, और टीच की थर्ड फॉर्म होगी आपकी आई एम टॉट। ठीक है। और सी का हमने क्या किया, बाई लगाया, और बाई के लिए हमने सी को किस में चेंज कर दिया, हर में। तो इस प्रकार आपका ये प्रोनाउन जो होता है वो चेंज हो जाता है, आई एम टॉट बाई हर। अगर ये मैं यहाँ पे लिखता कि राम टीचर्स सीता, तो हम क्या लिखते हैं, सीता इज टॉट बाई राम। तो यानी जो नाउन वर्ड होते हैं उनमें चेंजेस नहीं होता है, प्रोनाउन जो होता है वो इस प्रकार से चेंज होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टेंस की टेबल की बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम टेंस चार्ट के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपका सिर्फ प्रेजेंट टेंस का चार्ट लिया है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे 12 टेंसेज होते हैं, उन 12 टेंसेज में से आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंसेज का टेंस जो होता है वो पैसिव वॉइस में कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो भी आपका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। यानी तो 12 टेंसेज में से सिर्फ आपके 8 टेंसेज का ही पैसिव वॉइस बनता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं हमारे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आपका, जैसे हैज हैव बीन, हैड बीन, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ग्रामेटिकल जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो आपकी बी फॉर्म होती है वो एक्स्ट्रा यूज में ली जाती है। इसलिए क्या किया गया कि इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से उन चारों टेंसेज को हटा दिया गया। जैसे बात करें कि ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो हैज बीन ऑलरेडी उसके साथ बीन यूज में लिया जा रहा है, फिर हम जब उसको चेंज करते हैं तो साथ में उसका कॉन्टिन्यूस टेंस भी है। तो इसलिए कंफ्यूजन हटाने के लिए या ग्रामर को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस यूज में नहीं लिया जाता। तो ज्यादातर मैंने कई बार बच्चों का सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि सर क्यों नहीं बनाया जाता, तो सिर्फ वो एक ऑकवर्ड स्ट्रक्चर कंडीशन से बचने के लिए इन चारों टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट टेंस में 3 स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका पहला है प्रेजेंट सिंपल। तो जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ऑब्जेक्ट, या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा आपका तो डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव होगा तो आपका डू डज बाहर आ जाता है। तो उसका मैं अलग से आपको इंटरोगेटिव के रूल बताऊंगा। जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं, देखिए प्रेजेंट सिंपल में जब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस होगा, हम इसको किस में चेंज करेंगे, इजेमार में। और याद रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी पैसिव वॉइस में, तो इसको तो एक प्रकार से आप याद रखें परमानेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, इजेमार में, और उसके बाद आपका बाई सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर आपका डू डज दिया गया हो नेगेटिव सेंटेंस में, तो डू डज आपका किस में चेंज हो जाएगा, इजेमार में, और नोट आपका एज इट इज रहेगा। तो याद रखिएगा नेगेटिव में डू डज आपका इजेमार में चेंज हो जाता है, बाकी आपका सेम पैटर्न ऐसा कैसा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो आपका सब्जेक्ट इजेमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ पे जब आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका इजेमार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा। जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, बीइंग में, और वर्ब को हमने क्या चेंज किया, थर्ड फॉर्म बना दिया, बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका मैंने आपको नेगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे डू डज हमें चेंज करना होता है इजेमार में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो आपका नोट एज इट इज जहां पे होगा वैसे की वैसे यूज में लिया जाएगा, तो वो कंफ्यूजिंग रूल नहीं है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो आपका सब्जेक्ट हो गया हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें यूज में ली जाती है ऑब्जेक्ट ईटीसी। पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट हैज हैव के साथ हमने क्या यूज में लिया, बीन यूज में लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये अभी मैं आपको इसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसको लास्ट में आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक से पूरी की पूरी टेबल भी मैं लिखवा दूंगा। तो अभी तो आपको सब पूरा पैटर्न लिखवा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखिए राधा सिंग्स ए सॉन्ग, आपका राधा सब्जेक्ट है, सिंग्स आपकी वर्ब है, ए सॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की, अभी तो मैं आपको बिल्कुल इजी सेंटेंसेस बता रहा हूँ। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट जब नाउन होता तो एक ही वर्ड होगा। इस चीज को सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे राधा लिखा, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता एन ओल्ड लेडी, तो वो पूरा का पूरा एन ओल्ड लेडी ही आपका सब्जेक्ट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट में भी होता तो भी ऐसे। तो समझने की बात है कि जब भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा और उसके साथ कोई विशेषता सूचक, कोई आपका आर्टिकल, कोई एंड से जुड़ा हुआ शब्द हो, तो वो भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा साथ में रहता है। उसके मैं एग्जांपल अलग से आपको समझा दूंगा। तो अभी सिर्फ सिंपल वे में समझिए कि राधा सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, हमने ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाया। सिंग्स आपका देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस है, तो सॉन्ग के साथ क्या आ जाएगा, इज, ए सॉन्ग इज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सन। देखिए पैसिव वॉइस के रूल याद करने से ज्यादा जरूरी है आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होना। कि इस टेंस में मान लो आपको रूल्स सारे याद है लेकिन आपको वर्ब याद नहीं है, तो ये रूल्स भी आपके फिर काम के नहीं है। क्योंकि अगर आपने वर्ब गलत लिखी, गलत यूज में ली, तो आपका रूल याद रखना कोई महत्व नहीं रहता। अब यहाँ पे ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा चेंज कर दिया, सॉन्ग इज संग बाय राधा। दूसरा देखिए सी डजंट या डज नॉट ईट बनानाज। सी सब्जेक्ट है, डज नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब नोट हो गया, ईट वर्ब आ गया आपकी बनानाज, तो यहाँ पे हमने क्या यूज में लिया, बनानाज। अब देखिए मैंने बताया कि डू डज जो होता है ईजेएमआर में, तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, बनानाज, तो बनानाज के साथ आपका क्या आएगा, आर, तो आरंट कर दीजिए या आर नोट कर दीजिए, तो बनानाज आरंट। ईट की थर्ड फॉर्म होगी आपकी ईटन, ईटन। उसके बाद सी आपका जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हर। तो ऐसे आपको सिंपल तीन ही मेथड फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब को चेंज करो अकॉर्डिंग टू टेंस, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, उससे पहले क्या लगा दो, बाय लगा दो। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात हम अलग से रूल में करेंगे। अब यहाँ पे आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो बच गया आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ दो। यू, तो यू जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो मैंने आपको बताया था कि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है, ऑब्जेक्टिव भी। तो हमने यू को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ हमने क्या यूज लिया था, एम। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो ईजेएमआर आईएनजी एज इट इज रहता है, सब्जेक्ट वर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यू के साथ हम क्या लेंगे, आर। आईएनजी दिया गया तो आप क्या यूज में लेंगे, बीइंग, यू आर बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म होगी आपकी टॉट, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। आई का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, मी बना दिया। तो ऐसे आपके जो टेंसेज होते हैं वो ऐसे कैसे चेंज हो जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल है, मनीष हैज रेड। देखिए रीड जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म को रीड बोला जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाता है। तो मनीष हैज रेड ऑल द स्टोरीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नाउन की बात की जाएगी तो नाउन आपका एक वर्ड में भी हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दो वर्ड में भी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका ऑल द स्टोरीज आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज लेंगे, ऑल द स्टोरीज, ऑल द स्टोरीज। उसके बाद हैज दिया गया है, स्टोरीज आपका प्लूरल नाउन है, तो ऑल द स्टोरीज हैव आ जाएगा। और हैज के बाद आप क्या यूज में लेते हैं, बीन, तो ऑल द स्टोरीज हैव बीन। रीड की थर्ड फॉर्म आपकी एज इट इज रहेगी, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या था, मनीष। तो ऐसे आपको यूज में लेना है, ऑल द स्टोरीज हैव बीन रेड बाय मनीष। उसके बाद देखिए दे हैव वन द क्रिकेट मैच। सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये आपका द क्रिकेट मैच। तो ऐसे आपका अगर किसी नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, उसके बारे में कुछ बताने वाला शब्द हो, कोई आपका एडजेक्टिव हो, तो वो पूरा का पूरा वर्ड जो है उठ के, फ्रेज वर्ड बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा उठ के सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो सब्जेक्ट चला जाएगा। जैसे बात करें अगर एन ओल्ड लेडी है तो एन ओल्ड लेडी सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे है तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपका है द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे देखिए दे के साथ हमने क्या यूज लिया था, हैव, लेकिन मैच आपका सिंगुलर नाउन है तो आप क्या यूज में लेंगे, हैज।
बीन 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात की थी, हालांकि मैं उसके वर्ड्स आपको लिखवाऊंगा, लेकिन जनरली जब डे की बात करते हैं, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे होता है तो इसको भी हम अनइम्पोर्टेंट ही मानते हैं। यानी हमने कहा कि डे है वन द क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच जीत चुके हैं या क्रिकेट मैच जीता जा चुका है। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस अगर मैं इतना सा छोड़ दूं तो भी आपका कंप्लीट है। अदरवाइज आपको जब स्कूल लेवल की बात की जाती है तो उस कंडीशन में ऐसे वर्ड्स को जिनको आप अनइम्पोर्टेंट मानते हैं उनको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद। तो ये जाहिर करता है कि भाई ये सब्जेक्ट जो है हमने अनइम्पोर्टेंट माना है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ वर्ड हो जिनमें आपको डाउट हो, आपको लगता हो कि अनइम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आप चाहते हैं कि मेरा सेंटेंस या मेरा जो पैटर्न है वो गलत भी ना हो, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये स्कूल लेवल तक ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट टेंस की। देखिए अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में। तो पहले आता है आपका पास्ट सिंपल टेंस, जिसका आपका पैटर्न होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या ऑब्जेक्ट। तो जब आपका सिंपल सेंटेंस होगा तो आप क्या यूज में लेंगे, ऑब्जेक्ट। आपकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, वॉज वर्ब में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको यूज में लेनी है, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाएगी वॉज वर्ब। उसके बाद आपका बाई और सब्जेक्ट। तो सेम जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसमें डू डज यूज में लिया जाता है, ऐसे ही पास्ट सिंपल टेंस में डिड यूज में लिया जाता है। तो डिड के साथ जब नोट दिया गया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो डिड तो हट जाता है और आप वॉज वर्ब के बाद क्या यूज में लेंगे, नोट यूज में लेंगे। उसके बाद सेम वही पैटर्न है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फिर वॉज वर्ब आईएनजी दिया गया है तो आपका बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वैसे ही इसमें ऑब्जेक्ट हैड के बाद हमेशा बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका पास्ट की तीनों टेंसेस का पैटर्न है। बताया मैंने कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होता नहीं है तो इस टेंस में भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो देखिए आई सॉ ए लायन यस्टरडे। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉ आपकी मेन वर्ब होगी, ए लायन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यस्टरडे आपका एडवर्ब है, इसको भूल जाइए। यानी हमें सेंटेंस में तो यूज में लेना, लेकिन चेंज कुछ नहीं करना, इसका प्लेस भी चेंज नहीं करना। तो आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ए लायन को। तो ए लायन। उसके बाद मैंने कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म चेंज होती है आपकी वॉज वर्ब में। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। सी की थर्ड फॉर्म आपकी होती है सीन, एलोइन वॉज सीन। और आई का आपने क्या बना दिया, बाई मी। और यस्टरडे आपका एज इट इज रहेगा, एलोइन वॉज सीन बाई मी यस्टरडे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इसी पैसिव वॉइस को लेके और रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स होते हैं उनको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें जो होता है कि टेंस भी चेंज होता है, ये यस्टरडे वगैरह जो आपके एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। तो पैसिव वॉइस में ये चेंज नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ही डिडंट इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे। सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब मी। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया। आई डिड नॉट आपका चेंज हो गया, आई वॉज नॉट में, तो आई वॉजंट कर दीजिए, आई वॉजंट। इनवाइट की थर्ड फॉर्म होगी आपकी इनवाइटेड, आई आजंट इनवाइटेड। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, बाई हम, सॉरी बाई हिम। आई वाजंट इनवाइटेड बाई हिम ऑन हिज बर्थडे। बस ऑन हिज बर्थडे। उसके बाद एन ओल्ड मैन वाज चेजिंग ए डॉग। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के आपका एन ओल्ड मैन। तो ऐसे अगर कोई नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो और साथ में उसके कोई एडजेक्टिव वर्ड हो, आर्टिकल, डिटरमिनेंट्स हो, तो पूरा वर्ड उठाएंगे आप, एन ओल्ड मैन। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। वॉज हेल्पिंग वर्ब होगी, चेजिंग वर्ब होगी आपकी ए डॉग। तो ए डॉग यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज थी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो यहाँ पे वॉज के डॉग के साथ भी वॉज ही आएगा। तो ए डॉग वॉज आईएनजी दिया गया तो आप क्या चेंज करेंगे, बीइंग। ए डॉग वॉज बीइंग चेज्ड, ए डॉग वॉज बीइंग चेंज्ड बाय एन ओल्ड मैन, बाय एन ओल्ड मैन। तो ये पूरा का पूरा हमने सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद करते हैं सी हैड वॉच्ड धुरंधर मूवी। सी हैड वॉच्ड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और यहाँ पे आपका धुरंधर मूवी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने सब्जेक्ट बनाया कि धुरंधर मूवी हैड। अब हैड के साथ हमें क्या यूज में लेना, बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है इस टेंस में, तो हैड बीन वॉच्ड बाय
और सी का क्या होगा आपका हर। तो इस प्रकार आपके सिंपल पैटर्न में आपके सारे के सारे ये सेंटेंसेस ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो पैटर्न आपके इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों रूल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। तो मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस में जो होता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसके अलावा हम बात करेंगे मॉडल्स के रूल के बारे में। तो पहले बात करते हैं फ्यूचर सिंपल। तो सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग में होती है सेल विल। तो आपको पता ही है कि भाई आई और वी के साथ सेल आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेल विल में से कोई एक, और यहाँ पे आपका बी यूज में लिया जाएगा सेल विल के बाद। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट आपका सेल विल, फिर उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट सेल विल हैव के बाद बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सेम ऐसे ही रूल हमारे मॉडल्स पे भी लागू होते हैं। तो मॉडल्स जो वर्ड होते हैं आपके, अगर आपको नहीं पता है तो विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीड, ought to, ये अपने 13 मॉडल्स होते हैं जिनमें हमारे विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मस्ट या माइट ये यूज में लिए जाते हैं। इसका फर्स्ट पैटर्न आपका कि सब्जेक्ट दिया गया होगा, सिर्फ मॉडल दिया गया होगा और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो उस कंडीशन में तो क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट मॉडल में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज रहेगा आपका। उसके बाद मॉडल के बाद बी यूज में लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मॉडल्स के बाद हैव दिया गया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट मॉडल आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई रूल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको मॉडल जो होता है एज इट इज, आपका कैन दिया तो कैन, कुड है तो कुड, मे है तो मे, माइट है तो माइट, जो भी मॉडल वर्ब दिए गए होंगे एज इट इज। तो हैव के बाद आप क्या यूज में लेंगे, बीन। तो यही रूल एक प्रकार से आपका फ्यूचर टेंस के जो है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। इसमें अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज में लिए जा सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए पहला एग्जांपल है कि सी विल रेड, सॉरी, देखिए पहला एग्जांपल आपका सी विल रीड दिस चैप्टर। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, रीड वर्ब होगी, तो दिस चैप्टर विल बी। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि रीड जब फर्स्ट फॉर्म के तौर पे बोली जाती है तो उसका उच्चारण होता है रीड, लेकिन जब थर्ड फॉर्म बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेड। दिस चैप्टर विल बी रेड बाई, सी का क्या हो जाएगा आपका हर, दिस चैप्टर विल बी रेड बाई हर। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है आई सेल हैव परचेज्ड दैट कार। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, सेल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, परचेज मेन वर्ब, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या दैट कार, तो जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया कि दैट कार। ठीक है, आई के साथ सेल लिया, कार के साथ हम क्या लेंगे, विल। दैट कार विल हैव बीन, दैट कार विल हैव बीन परचेज्ड बाय मी। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब बात करते हैं मॉडल्स की। तो देखिए राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो मैंने बताया आपको कि जब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यहाँ पे कोई भी मॉडल हो आपको मॉडल में चेंज नहीं करना। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मॉडल, मेन वर्ब, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस बॉक्स। अब यहाँ पे आपका मॉडल क्या है, कैन। तो मैंने बताया मॉडल में कोई चेंज नहीं होगा, तो कैन का कैन आ जाएगा। मॉडल के बाद आप क्या यूज मिलेंगे, बी। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय राम। नेक्स्ट आपका कि मॉडल के साथ हैव दिया गया हो, ही कुड हैव ओपन द लिड। कुड के साथ हैव दिया गया, ओपनड ये थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी यहाँ पे, ही कुड हैव ओपनड द लिड। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, द लिड। लिड होता है ढक्कन। द लिड कुड हैव बीन ओपनड, कुड हैव बीन ओपनड बाय, सब्जेक्ट आपका ही था तो ही का हम क्या बना देंगे, हिम बना देंगे। द लिड कुड हैव बीन ओपनड बाय हिम। तो इस प्रकार आपका कोई भी मॉडल वर्ड दिया गया हो, आपको मॉडल वर्ड में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मॉडल्स आपके एज इट इज रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मॉडल्स में आपका कोई चेंज ही नहीं होगा। देखिए अब बात करते हैं हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जाके यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हम उनका यूज नहीं कर सकते, या हम उनको बनाते भी हैं तो थोड़ा जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज में नहीं लेते। तो मैंने आपको बताया कि पीपल, पर्सन, समवन, समबडी, वन, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस,
वी, दे, नो वन, नोबडी, जो ऐसे वर्ड होते हैं ये हमेशा आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो जब आपके ये सब्जेक्ट की प्लेस पे होंगे, इनको हम कभी भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज में नहीं लेंगे। तो ये अब इनके एग्जाम्पल से समझते देखिए, लेकिन इसमें भी आपके कुछ रूल है जो मैं अभी आपको वो साथ के साथ क्लियर करा देता हूँ। देखिए, समवन स्टोल माई पर्स इन द मार्केट, मार्केट में मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। अब यहाँ पे किसी ने तो अननोन पर्सन है, तो आप सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, माई पर्स। तो माई पर्स, ठीक है। स्टोल सेकंड फॉर्म आपकी तो वॉज, थर्ड फॉर्म आ गई स्टोलन इन द मार्केट। अब यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ करके देखिए कि मेरा पर्स जो है वो मार्केट में चोरी हो गया था, बस किसी ने चोरी कर लिया या मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो जब बात अननोन सब्जेक्ट की होगी तो हम उसको यूज नहीं लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, सुबह चाय पी जाती है, लोग चाय पीते हैं सुबह। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी जब इस सेंटेंस का आप अर्थ करेंगे तो यहाँ पे हमें पीपल वर्ड की जरूरत नहीं है। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय जो है वो सुबह पी जाती है। अब इस रूल को ध्यान से देखिए, यदि आपका पीपल या पर्सन पर्टिकुलर सिंगल वे में लिखा हो तब आप उसको अनइम्पोर्टेंट मानते, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि सम पीपल, सम पर्सन, सम पीपल या सम पर्सन, तो वो आपके अनइम्पोर्टेंट नहीं होते, ध्यान रखिए, ये आपके अनइम्पोर्टेंट नहीं होते, ये आपके यूज में लिए जाएंगे। ऐसे समझिए, क्योंकि वहां पे जब बात करते हैं पीपल की कि लोग चाय पीते हैं तो वो एक अननोन हो गया। लेकिन जब मैंने कहा सम, ए फ्यू, कुछ, जब मैं उसको डिसाइड कर दूं, उसको डिफाइन कर दूं कि भाई हाँ कुछ लोग हैं, दो चार हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे वो सब्जेक्ट जो है अननोन नहीं रहा। तो याद रखिएगा कि यदि इनके साथ सम या ए फ्यू ये वर्ड लगे हों तो आपको ये अनइम्पोर्टेंट नहीं बनाना है। उस कंडीशन में आपका, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि सम पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो आप क्या लिखोगे, टी इज टेकन बाय सम पीपल इन द मॉर्निंग। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। तो हम उस कंडीशन पे ए फ्यू, सम पीपल, सम पर्सन जब डिसाइड कर दिया जाए आपके डिटर्मिनर यूज लेके, तो आप उसको यूज में लेंगे, तब आपका वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस कोर्ट द थीप, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, थीप, द थीप है तो द थीप सेकंड फॉर्म है, तो आपने क्या किया, वॉज, द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अर्थ दूं कि थीप वाज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। लेकिन अगर मैं इसको इतना सा भी लिख दूं तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ये चीज यूज में लें कि चोर पकड़ा गया था, बस इतने से भी तो हमें पुलिस वर्ड यूज में लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चोर पकड़ा गया, मतलब पुलिस नहीं पकड़ा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, नो वन कैन चीट हिम। अब इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखिए, ये आपका नेगेटिव है, अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसके सेंटेंस को अर्थ करते हैं कि नो वन कैन चीट हिम, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसके दो रूल होते हैं, या तो आप नो वन को हटा के नोट यूज में ले लीजिए, या फिर आप क्या कर दिए, लास्ट में बाई एनीवर कर लीजिए। तो आप तो एक ध्यान रखिए कि नो वन हो या नन वर्ड हो, नो बडी वर्ड हो, इनको हमें हटा देना है, और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी या मॉडल वर्ड होगा उसके बाद आप नोट यूज में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनइम्पोर्टेंट, ये आपका मॉडल, मेन वर्ब, सब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, कैन। और अब हम नो वन हटा रहे हैं तो उसके लिए हम नोट यूज में लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कैन नोट हमेशा एक साथ लिखा जाता है, ही कैन नोट, और कैन के बाद क्या यूज में लेते हैं, बी। तो ही कैन नोट बी चीट की थर्ड फॉर्म हो गया आपकी चीटेड, बस इतना सा, ही कैन नोट बी चीटेड। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब भी आपका ये नो वन या नो बडी जो होता है वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे हम बात करें कि नो वन कैन चीट हिम, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, तो हम आप अगर इसको नोट को नहीं यूज में लेते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा, ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। हमें सेंस क्या यूज में लेनी, नेगेटिव, इसलिए हमने जब ये नेगेटिव वर्ड हटाया तो हमने क्या यूज में लिया, नोट। तो ही कैन नोट बी चीटेड। अब ये देखिए, वन, वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यानी हर व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। तो ये आपका अनइम्पोर्टेंट है, ये आपका मॉडल है, वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वंस प्रोमिस, वंस प्रोमिसेस, वंस प्रोमिसेस शुड, सॉरी प्रोमिस ही लिखा था मैंने, तो वन प्रोमिसेस शुड बी, शुड के साथ आप क्या लेंगे, बी, और कीप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी केप्ट। तो यहाँ पे आपका वन जो है ये भी आपका हट जाएगा। तो ये जो वर्ड है आपके,
ये आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज में लिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे काम में नहीं लेना है। सेम वही रूल कि ये पीपल या पर्सन इन शब्दों के साथ आपका सम या ए फ्यू वर्ड दिया गया होगा तो उस कंडीशन में आपका ये अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि सम पीपल बेट मी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज में लिया है, कुछ लोगों ने मुझे पीटा, तो आई वॉज, बीट की थर्ड फॉर्म होगी बिटन, आई वॉज बिटन बाई सम पीपल, क्योंकि यहाँ पे सम पीपल है कि कुछ लोग, चुनिंदा लोग थे वो, तो वो आपके अननोन नहीं है, वो आपके डिसाइडेड है, डिसाइडेड पर्सन है, तो इस कंडीशन में आप सम पीपल वर्ड को यूज में लोगे ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की। देखिए अब बात करते हैं हम डबल ऑब्जेक्ट्स रूल के बारे में। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आपकी मेन वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट यूज में ले जाते हैं। तो एक जो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज में लेकर कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, तो पहले वर्ब देखिए, गिव, टेल, टीच, सेंड, ऑफर, शो, आस्क। ये ऐसी वर्ब हैं जो हमेशा अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेके आती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आई गेव हिम 10 रुपीज, आगे आप एटसेट्रा में कुछ भी यूज में ले सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना सेंटेंस लिया है। मैंने उसे 10 रुपये दिए, तो यहाँ पे आप देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखिए जब भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, पहला ऑब्जेक्ट आई ओ होता है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट डी होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा जब भी आप ऐसी कंडीशन में हो कि दो ऑब्जेक्ट हो आपके सामने, तो हमेशा आप पहला ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाओ। इजी वे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो आप इजी वे तो ये कि आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे हिम का हमने क्या किया, ही, गेव है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आपकी चेंज होती है वॉज वर्ब में, तो ही वॉज, और गेव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। अब यहाँ पे देखिए हम जनरली क्या करते हैं कि जब भी आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो मेन वर्ब के बाद तुरंत आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जब भी आपके दो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे उस कंडीशन में आप दूसरा ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे। तो ही वाज गिवन 10 रुपीज, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी, ही वाज गिवन 10 रुपीज बाई मी। तो ये तो हो गया आपका पहला रूल कि जब हम दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों और हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। अब बात करते हैं अगर दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाए तो हमने यहाँ पे उठाया 10 रुपीज। अब रुपीज प्लूरल आपका, तो आपने क्या लिखा, वर गिवन। इतना तो आपका सेम है, 10 रुपीज वर गिवन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज में लिया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज में लोगे तो पहला ऑब्जेक्ट जब आप रह जाता है तो उस कंडीशन में आप उससे पहले क्या लगाओगे, टू। तो ये आपका रूल याद रखने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में हम टू लिखना भूल जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप याद रखिए कि हमेशा आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना लो। तो 10 रुपीज वर गिवन टू हिम बाय मी, ये जरूर याद रखिएगा। आपकी इस कंडीशन में दोनों जब ऑब्जेक्ट होंगे तो हमेशा आपके दोनों ऑब्जेक्ट पहले यूज में लिए जाएंगे, बाद में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सी डिडंट टेल मी एनीथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब आ गई मी और एनीथिंग, ये दोनों वर्ड आपके ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अब मैं मी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो मी का आपका क्या होगा, आई। डिड को हमने यूज में लिया तो वॉज वर्ब, तो आई वॉजंट टोल्ड। अब मैंने आपको बताया कि जब भी दो ऑब्जेक्ट होंगे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ही लिख लो, एनीथिंग, आई वॉजंट टोल्ड एनीथिंग बाई हर, ये हमने ऐसे यूज में लिया। और इसी को हम ऐसे लें कि दूसरे ऑब्जेक्ट को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एनीथिंग वॉजंट टोल्ड टू मी। यहाँ पे देखिए मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूं, एनीथिंग वॉजंट टोल्ड। हमने एनीथिंग को सब्जेक्ट बनाया, वॉजंट यूज लिया, टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड, अब दूसरा ऑब्जेक्ट तो हमें क्या लेना, मी, टोल्ड टू मी बाई हर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए जहां तक कोशिश रहे आप हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो मेन वर्ब के बाद जो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी को सब्जेक्ट बनाए। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, आई टॉट यू पैसिव वॉइस टुडे, मैंने आज तुम्हें पैसिव वॉइस सिखाया। तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस टॉट सेकंड फॉर्म है वॉज, टॉट, यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया पहले, देखिए टॉट के बाद यू था, ये छोड़ दिया मैंने, पैसिव वॉइस वाज टॉट टू यू बाय मी। तो ऐसे जब भी आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जब भी आप दूसरा ऑब्जेक्ट लोगे तो पहले ऑब्जेक्ट से पहले टू यूज ले लेंगे, और पहला ऑब्जेक्ट लोगे तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले ही साथ में रखेंगे। तो जैसे मान लें हम यू को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यू
यू के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वर। यू वर टोट पैसिव वॉइस बाय मी। यू वर टोट पैसिव वॉइस बाय मी। और ये आपका ऊपर वाले एग्जाम्पल का था। तो इस प्रकार ये आपके जो है सिंपल डबल ऑब्जेक्ट वाले रूल्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सिर्फ एक तो टेंस से रिलेटेड, एक आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला रूल और एक आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला रूल, इसके अलावा मॉडल्स वाले रूल, ये 4 ही रूल्स मैंने आपके आज के वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और उस कंडीशन में हम पूरा का पूरा उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल, आपके जो हेल्पिंग वर्ब टू यानी आपके इन्फिनेटिव रूल्स, इसके अलावा आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल और जो आपके एडवांस जो स्ट्रक्चर रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो और इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।